नमस्कार दोस्तों, मैं अलका यादव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वर्तमान समय में चल रही इस वैश्विक महामारी के चलते सभी अपने अपने घरों में रहकर अपनी अपनी पढ़ाई अवश्य कर रहे होंगे। दोस्तों, इस महामारी के इलाज के लिए अलग अलग देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर अलग अलग तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, जिससे इस महामारी के कारणों को जानकर तथा इससे निजात पाने का कोई ऐसा उपचार प्राप्त हो सके जो पूरी दुनिया को इस जनहानि से रोक सके। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी ऐसी जानलेवा बीमारियों पर निजात पाने का प्रयास किया जा सकता है। परंतु सवाल ये उठता है कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, या यूं कह लें कि प्लाज्मा क्या है। इनको समझने के लिए आज की कक्षा के लिए एक टॉपिक हमने चुना है, जो है ब्लड। आइए पहले हम ब्लड यानी कि रुधिर के बारे में जान लें कि रुधिर क्या है, कैसे हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है तथा यह हमारे शरीर में किस प्रकार से कौन कौन से कार्य करता है। तो देखते हैं भाई, ब्लड क्या है। तो ब्लड यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका मान 7.4 क्षारीय माध्यम में रहता है। ब्लड का पीएच वैल्यू सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा मेंटेन रहता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसके पीएच मान को बनाए रखता है। यदि ब्लड का माध्यम अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? मनुष्यों की मृत्यु हो जाएगी। अब जानते हैं कि ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है। इसके लिए 100 ml ऑफ ब्लड यानी कि 100 ml रक्त को अगर का माप किया जाए तो देखा जाएगा कि हमारे जो रुधिर होता है उसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पसल्स यानी कि कर्णिकाएं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जिसमें 55 से 60% तक लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जबकि जो कार्पसल्स होते हैं यानी कि जो कर्णिकाएं होती हैं जिसकी मात्रा हमारे रुधिर में कितनी होती है? 40 से 45% तक होती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा येलो पेल मतलब क्रीम जैसा, डार्क येलो नहीं, क्रीम की तरह येलो कलर यानी पेल येलो कलर का एक तरल पदार्थ है जिसमें 90 से 92% तक जल की मात्रा होती है। इसी के कारण हमारा जो रुधिर होता है वो तरल माध्यम में होता है। किसकी उपस्थिति के कारण? प्लाज्मा के कारण। और प्लाज्मा में क्या होता है? जल होता है, और जल की मात्रा कितनी होती है? 90 से 92% तक। अब शेष जो 8 से 10% होता है वो होता है प्रोटीन, और इसमें 0.9% तक नमक यानी NaCl, 0.1% ग्लूकोज होता है। और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा हमारे ब्लड में होती है वो होती है 150 माइक्रोग्राम। 150 माइक्रोग्राम यानी कि ग्राम से भी कम। एक वयस्क व्यक्ति में, किसमें? एक वयस्क व्यक्ति में प्लाज्मा की मात्रा 2.5 से 3 लीटर तक होती है। यानी कि कोई भी वयस्क व्यक्ति होता है तो उसके रुधिर में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2.5 से 3 लीटर तक। अब बात आती है कर्णिका की। कर्णिका क्या है? हमारे रुधिर में जो कर्णिकाएं पाई जाती हैं वो क्या है? कर्णिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: RBC,
WBC और प्लेटलेट्स। RBC यानी कि लाल रक्त रुधिर कणिका, WBC यानी श्वेत रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, और वाइट ब्लड कार्पसल्स और प्लेटलेट्स। RBC क्या होता है? इससे पहले RBC के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, और स्वस्थ व्यक्ति जिसकी मतलब स्वस्थ व्यक्ति की जब मात्रा हम लेते हैं तो एक वयस्क व्यक्ति में लेते हैं, तो एक वयस्क स्वस्थ व्यक्ति जो होता है जिसका वजन 70 किलो और जिसकी कम से कम हाइट क्या हो 6 फीट, तो उसमें जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 किलोग्राम तक होती है। इस बात को हमेशा नोट करना कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो वजन होता है वो 70 किलो और हाइट 6 फीट तक, और उसमें जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 किलोग्राम होता है। अब अगली चीज़ आती है कि हमारे रुधिर में, जो मैंने पहले बताया है कि हमारे ब्लड में जो है 8 से 10% प्रोटीन की मात्रा, तो वो प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। हमारे जो ब्लड में कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? हमारे ब्लड का जो प्रेशर होता है यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और ग्लोब्यूमिन जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो क्या करता है, मतलब जो हमारा जो ग्लोब्यूमिन है वो एंटीबॉडीज और बनाने का कार्य करता है, उसी तरह से प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो, और फाइब्रोनोजन ये क्या करते हैं, हमारे फाइब्रोनोजन जो है वो ब्लड का थक्का बनाने का मुख्य कार्य करता है, और प्रोथ्रोम्बिन उसकी सहायक के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब आता है इन प्रोटीन के बारे में थोड़ी थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। एल्ब्यूमिन जो है ये सबसे छोटा प्रोटीन होता है। ठीक, इसका कार्य मैंने बता दिया कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन ये कैल्शियम की सहायता से एक पदार्थ बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मतलब हमारे भोजन के माध्यम से जो हमारे शरीर में कैल्शियम पहुंचता है, तो उसकी सहायता से एक इस प्रकार का पदार्थ बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रोनोजन का मुख्य काम ब्लड का थक्का जमाना है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन भी होता है वो उसकी सहायता करता है। अभी मैंने पीछे बताया कि 0.1% यानी 100 ml ऑफ ब्लड में जो साल्ट की मात्रा यानी NaCl की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 0.9% तक होती है। कितनी होती है? 0.9 तक। तो इस NaCl में जो Na प्लस पोटेशियम प्लस SO4 PO4 अम्ल व क्षार भी घुले रहते हैं। अगर आप लोगों ने कभी घाव लग जाने पर या उंगली कट जाने पर अपने ब्लड को अगर अपने लिप्स से चूसा हो तो देखा होगा कि हमारा जो ब्लड है थोड़ा सा नमकीन महसूस होता है। वो नमकीन लगने का कारण क्या है कि हमारे ब्लड में जो 0.9 ml ब्लड होता है उसके साथ में सोडियम, पोटेशियम, SO4, PO4 जैसे अम्ल और क्षार भी घुले रहते हैं। ठीक है, अब आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की मात्रा कितनी है हमारे ब्लड में? 100 ml ऑफ ब्लड में 0.1% केवल ग्लूकोज की मात्रा होती है। अगर इससे ग्लूकोज ऊपर नीचे हो जाता है तो व्यक्ति में डायबिटिक
की पहचान की जा सकती है। इससे कम होने पर लो शुगर और इससे ज़्यादा होने पर हाई शुगर व्यक्ति माना जाता है। अब मैंने बताया था, हाँ, कोलेस्ट्रॉल 100 ml ऑफ ब्लड में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती, बहुत ही सूक्ष्म होती, यानी कि 150 माइक्रोग्राम, यानी सबसे कम मात्रा किसकी है, कोलेस्ट्रॉल की। अब हमने पहले बता चुकी हूँ कि हमारे बॉडी में 3 प्रकार के कार्पसल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का जो रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम है वो इरिथ्रोसाइट है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोप्लेट्स भी कहते हैं। एक मेल यानी कि जो पुरुष है उसमें आरबीसी की मात्रा 45 से 55 लाख तक होती है, जबकि महिला में 40 से 45 लाख तक आरबीसी पाया जाता है, मतलब उसके रक्त में। अब आरबीसी क्या है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि आरबीसी हमारे शरीर, मतलब हमारे रक्त में मौजूद कर्णिका रेड ब्लड कार्पसल्स है, जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो अपसेंट होता है, यानी इसके आकृति में जो होता है वो इसके केंद्र में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। केवल 2 ही मैमल ऐसे हैं जो, जैसे कैमल और लामा, ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। अब आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? अच्छा, एक चीज़ और करने वाली है कि आरबीसी की कमी और ज़्यादा से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया यानी कि जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो मनुष्यों में पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। यदि उसके रक्त में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। अब पॉलीसाइथीमिया रोग किन लोगों में पाया जाता है? ऐसे लोग जो पहाड़ी स्थानों पर या ज़्यादा ऊंचाई वाले व्यक्तियों में, जो जहाँ पर जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हाई रेंज वाले एरिया में रहते हैं, तो ऐसे लोगों में पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे लोगों को जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पर्याप्त नहीं मिल पाती, जिसके कारण से ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त न मिल पाने के कारण उनके जो लंग्स होते हैं उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। और लंग्स के आकार यानी नॉर्मल से थोड़ा सा साइज कैसा होता है, इंक्रीज हो जाता है, और लंग्स का जो आकार इंक्रीज होता है यही चीज़ पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। लेकिन जो प्लेन एरिया में रहते हैं उन लोगों का जो लंग्स होता है वो नॉर्मल साइज में होता है। अब बात आती है आरबीसी की, कि आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। आरबीसी के निर्माण में कुछ चीज़ों की जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो है प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये चीज़ें आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होती हैं। आरबीसी का निर्माण मनुष्यों की बोन मैरो में होता है। अब बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? हड्डियों
के अंदर पाया जाता है। तो आरबीसी का निर्माण मनुष्यों के बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। मानव शरीर में ब्लड, एक ऐसी बात बताना चाहूँगी मैं आप लोगों के। सामान्यतः जब व्यक्ति का ब्लड निकलता है तो सभी लोगों को पता है कि ब्लड जो है वो लाल कलर का होता है। ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। लेकिन वास्तव में जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। जैसे ही वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि HbO2 बना लेता है। हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और वो कैसा होता है? थोड़ा सा ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर का होता है, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है यानी HbO2। इस कारण से उसके संपर्क में आते ही वह हमें लाल कलर का दिखाई देने लगता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन जो है 20 मिलियन आरबीसी होते हैं, वो हर मिनट में हमारे शरीर में डिस्ट्रॉय होते हैं, समाप्त होते रहते हैं। और वो कहाँ होते हैं? स्प्लीन में। कहाँ होते हैं? स्प्लीन में। यानी कि हर मिनट में 20 मिलियन आरबीसी जो होते हैं वो समाप्त होते रहते हैं। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। क्या स्प्लीन को किस नाम से भी जाने जाते हैं? आरबीसी का कब्र या आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, कि डब्ल्यूबीसी क्या है। यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, या इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी होता है, इनका आकृति जो है वो आरबीसी की अपेक्षा बड़ी होती है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती, उसी प्रकार इसकी भी आकृति यानी डब्ल्यूबीसी की आकृति निश्चित नहीं होती। डब्ल्यूबीसी में लौह तत्व या हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो किस में होती है? आरबीसी में होती है। यानी कि ये क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं उनका भक्षण करता है और एंटीबॉडीज बनाता है। अब आरबीसी को इनकी कर्णिकाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, ग्रैन्यूल्स और ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो तीन भागों में बटे होते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और अग्रैन्यूल्स होते हैं यानी कि अकर्णिका, वो ल्यूकोसाइट या इसको ये भी कह लो लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है मोनोसाइट्स।
अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में WBC होता है वो एक सैनिक की भांति कार्य करता है। हमारे शरीर में सैनिक की भांति कार्य करता है, वो भी दो तरीके से। एक तो जो हमारे शरीर में अगर कोई भी किसी प्रकार का कीटाणु आक्रमण करता है तो उनका भक्षण करके, और दूसरी बात रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाकर ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब बात आती है अच्छा, WBC की जो लाइफ होती है वो 10 से 13 दिन तक होती है। इसके अंदर जो कर्णिकाएं मैंने बताई हैं, इनमें से मोनोसाइट जो होता है वो साइज में सबसे बड़ा होता है और प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति में 5000 से लेके 9000 तक WBC की संख्या प्रति घन मीटर तक होती है। कहाँ? प्रति घन मीटर तक होती है। जो ईसोफिल्स होता है इसमें केंद्रक अनियमित होता है। ये WBC का 1 से लेके 4% तक इसमें जीवद्रव्य पाया जाता है और ये 2 भागों में, यानी कि मतलब ये क्या 2 भागों में विभक्त होता है और इसमें क्रोमेटिन जुड़े रहते हैं जो शरीर में प्रतिरक्षण या संवेदनशीलता प्रदान करता है। इसका का ईसोफिल जो होता है उसका काम क्या होता है? शरीर में प्रतिरक्षण व संवेदनशीलता प्रदान करता है। अब आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं इससे थोड़े बड़े कण होते हैं और इनकी संख्या कम होती है और इनका जो केंद्रक होता है वो 3 खंडों में बटा रहता है। जैसे ही कोई व्यक्ति एलर्जी के संपर्क में आता है तो हिस्टेमिन नामक पदार्थ का स्राव करता है। जैसे ही कोई एलर्जी के संपर्क में आता है, समझ लीजिए इसको, तो जैसे ही वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर किसी एलर्जी वाली चीज के संपर्क में आता है तो हिस्टेमिन नामक का पदार्थ का स्राव करता है। अब तीसरा इसका क्या था? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के क्या है? ये WBC में 50 से 70% तक पाए जाते हैं। इनके कण थोड़े छोटे होते हैं। इनके कण छोटे होते हैं। फिर एग्रेन्यूल्स के बारे में मैंने बताया। ये इनका निर्माण जो होता है वो लसिका ग्रंथि में होता है। एग्रेन्यूल्स का निर्माण जो होता है वो लसिका ग्रंथि में होता है। इनका न्यूक्लियस जो होता है बड़ा होता है। अब ये भी 2 भागों में मैंने बताया था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है? WBC का 25 से 33% तक का भाग जो होता है वो लिम्फोसाइट से बना होता है और इसमें जो केंद्रक होता है वो गोल होता है और ये एंटीबॉडीज बनाने व उनकी वृद्धि को उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। जबकि मोनोसाइट जो है वो WBC में 2 से 6% तक होते हैं और इनका जो केंद्रक होता है वो क्लियर नहीं होता, थोड़ा सा कटा हुआ सा। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसके केंद्रक की आकृति जो होती है वो थोड़ी सी कटी हुई सी दिखाई देती है और ये बॉडी में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं या रोगाणु होते हैं उनको भक्षण करता है। बताइए दोस्तों, अगर आपको ये मेरा रुधिर से संबंधित
वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसका पार्ट